दोस्तों, जिस चुनाव का पूरे देश को इंतजार है उसके नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे बाकी, और आप कह सकते हैं कि जिस तरह का माहौल, तापमान बंगाल का गर्म होता जा रहा है, आज की रात वाकई कयामत की रात है बंगाल में। अब 4 मई को अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं, जंग जीतती हैं, तो निसंदेह इस देश में वो विपक्ष की सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगी या मानी जाएंगी। दूसरी तरफ अगर मोदी साहब चुनाव जीत लेते हैं किसी भी तरह, तो फिर मोदी को आगे के चुनाव में हराना आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। आगे डिटेल में बात करूंगा इसकी। लेकिन नतीजों से एक दिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो एक तरह से आप कह सकते हैं नंबर 2 है, अमित शाह कह लीजिए इनको टीएमसी का, इन्होंने इतना जबरदस्त सनसनीखेज बयान दे दिया है कि राजनीति का जो तापमान है, जो पारा है, एक बार फिर से चढ़ गया है बंगाल में। अब ममता बनर्जी के बाद ज़्यादातर जो फैसले, इंपॉर्टेंट फैसले हैं, वो अभिषेक बनर्जी लेते हैं, पूरी पार्लियामेंट भी संभालते हैं। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करके एक ऐसा बयान जारी किया है कि कलकत्ता से लेकर और मैं तो कहूँगा गुजरात तक जो बीजेपी लॉबी है उसमें खलबली मची। इन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने मोदी और शाह का नाम लिए बिना एक शब्द का इस्तेमाल किया है, गुजराती गैंग। और यही नहीं, उन्होंने कहा है बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग एंड देयर स्टूज, यानी उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार, सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी इन्होंने जो है नाम लपेटा है इसमें, इस ट्वीट में। और एक बड़ी बात कही है, हालांकि ये ट्वीट अंग्रेजी में है, लेकिन उसका हिंदी में सार ये है कि 10 जन्म तक, अगले 10 जन्म तक ये जो गुजराती गैंग है ये जीत नहीं सकती है। अब इशारा उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी की तरफ है, इशारा टीएमसी की तरफ भी है, बंगाल की राजनीति की तरफ भी है कि ये जो बंगला विरोधी गुजरात गैंग है ये 10 जन्म तक जीत नहीं सकती है। अब अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से मोदी और शाह को बिना नाम लिए गुजरात गैंग बोल दिया, इसको लेकर गहरी प्रतिक्रिया तो है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कई लोगों के बयान आए। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल के सीनियर लीडर हैं भाजपा नेता सुभाष सरकार ने कहा है कि दरअसल अभिषेक हताश हो चुके हैं, तृणमूल जा रही है और भाजपा आ रही है। और ये कहते कहते सुभाष सरकार ने ये भी बता दिया कि उन्हें कल 170 से 180 सीटें मिले, यानी 180 सीट लेकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। रूप से तृणमूल जा रहे हैं और भाजपा आ रही है, सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत से लगभग 170 से 180 सीट भाजपा को मिलेगा निश्चित रूप से। दोस्तों, बीजेपी जो कुछ कहती रहे कि 170 सीट आ रही है, 180 सीट आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ज़मीनी सच है पश्चिम बंगाल का, जो अरिथमेटिक है या यूं कहें इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है, जो चुनावी गणित है, जो समीकरण है, अगर वो चाहे आप कागज़ पर लिखें या ज़मीन पर जाकर देखें, तो ममता को आज की तारीख में बंगाल में हराना बहुत मुश्किल है। कलकत्ता, उसके चारों तरफ कम से कम 100-150 सीट, आप कह सकते हैं कलकत्ता और उसके आजू बाजू में वो उनका गढ़ है, और वहाँ पर बीजेपी अब तक सेंध नहीं लगा पाई है ठीक ठाक। और जहाँ तक मुस्लिम सीटों की बात है, मैंने कल भी आपको बताया था कि 112 से लेकर, और हो सकता है 120-122, आंकड़ा हमारे पास 112 का है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 112 से लेकर 120-22 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं, मुस्लिम ही डिसाइसिव हैं। जहाँ मुस्लिम शिफ्ट होगा वहीं जीत हो गई। और यहाँ पर ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल। मैं पिछली बार का आंकड़ा दे रहा हूँ क्योंकि डेमोग्राफी नहीं बदली है। पिछली बार का ये आंकड़ा देखिए, तकरीबन 112 सीटें हैं मुस्लिम डोमिनेटेड, 106 सीट, 106 सीट्स टीएमसी को गई है, सिर्फ 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी को गई है। तो ये वहाँ का समीकरण है। ऐसे ही कलकत्ता का जो पूरा एरिया है, कलकत्ता के आसपास का, वहाँ पर भी ममता बहुत मजबूत हैं। और ख़ासकर जो फेज़ 2 है, जो सेकंड फेज़ है, वहाँ पर 142 सीटों में ममता को चुनौती देना आसान नहीं। तो समीकरण जो है वो कुछ कह रहा है,
बीजेपी कुछ कह रही, कुछ दावे कर रही है। अब इसके पीछे क्या खेल हो सकता है, मुझे लगता है कि तो एक्सपर्ट बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर वोटों की सही गिनती हुई, वोटों की सही गिनती हुई और मशीन पर जो बटन दबा, सही वोट सही जगह पड़ा, देन इट्स इम्पॉसिबल टू डिफीट ममता बनर्जी। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब दोस्तों 4 मई को किसके सर पर सेहरा बंधेगा, कौन जीतेगा फाइनली ये बैटल, ये तो जब मशीनें खुलेंगी तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैं लाइव रहूँगा आपके लिए, सुबह 8 बजे से आप आ सकते हैं, ज़रूर देखें, और कोशिश करूँगा एक इंडिपेंडेंट और फियरलेस आपको असेसमेंट मिल सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ममता को हराना बहुत मुश्किल है और जीत जो है वो ममता की ही दिखती है, या फिर कुछ गुंजाइश मोदी और शाह के सिस्टम की भी रखी जाए? ये सवाल मैंने पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित और सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, जिनके प्रेडिक्शन अक्सर सही जाते हैं, प्रसून आचार्य से मैंने पूछा है। और प्रसून दा का एक अपना अंदाज़ है बोलने का, और उनकी हिंदी अच्छी समझ में आती है हमारे। उनको सुनिए, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ खुलासे भी वो करेंगे, और साथ में हमारे अभिषेक कुमार रहेंगे, डेटा और स्टेटिस्टिक्स के जर्नलिस्ट हैं, और चुनाव में उनको भी सुनना चाहिए। प्रसून दा भाई, आप तो चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, सबको हथेली की तरह जानते हैं। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का जो भतीजा है, वो कह रहा है कि जो गुजरात गैंग है, ये जो मोदी और शाह हैं, साफ साफ लिखा है गुजरात गैंग, ये गुजरात गैंग 10 जन्म लग जाएं, ये जीत नहीं सकते। अब ऐसी भाषा और इतनी आक्रामक, ये हो क्या गया है अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी को, तृणमूल को? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? या आपको लग रहा है कि उनको फीडबैक मिल रही है, उनको जीत का एहसास है कि उनकी सीटें आ रही हैं? उसका जो अपना पुलिस का जो रिपोर्ट है उसमें वो 200 प्लस जा रहा है। अभिषेक, ओके। और उसका वो आईपैक का भी रिपोर्ट आ गया है जो 200 प्लस जा रहा है। आईपैक का जो रिपोर्ट किया है, हम विश्वास नहीं हो रहा है, 226 प्लस 228 आईपैक बताया। हम छोड़िए, आईपैक एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन 200 लगभग आ रहा है। उसका अपना जो फीडबैक है, फीडबैक का बाद ही उसका अचानक, जैसे उस दिन आप देखा था ममता बनर्जी बहुत टेंस में था, लेकिन कल शाम से शुभेंदु अधिकारी टेंस हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का जिस बयान अभिषेक, मतलब बीजेपी के नेता कल शाम से टेंस हो गए। हाँ जी, हम बहुत दिन बाद सुना है शुभेंदु का मुंह से ममता जी, वो कहते थे ममता बेगम, ममता चोर, ममता फूफा, ऐसे करके वो बुलाते थे। ममता भी कितना बार कहा, पहले तो ममता दीदी को ममता माँ कहते थे जब टीएमसी में था, बाद में जब भाजपा में गया ममता बेगम, ममता बेगम, ममता फूफा, मतलब हमेशा वो जोड़ देता था बांग्लादेशी मुस्लिम का साथ। तब बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद हमको लगता है, कम से करीबन 2-3 साल बाद देखा है, विनम्रता से कहा जे अगर जो चुनाव नतीजा होगा हम सब लोग को मानना पड़ेगा। हम मेरा भी सुरक्षा है, केंद्र सेंट्रल फोर्स देता है, ममता जी का भी सुरक्षा है, वो भी स्टेट पुलिस देता है, हम लोग को तो कुछ नहीं होगा जी। चुनाव में बहुत टकराव होता है, गाली गलौज होता है, लेकिन एक मारपीट नहीं होना चाहिए, सब शांति से रहिए, जो भी नतीजा होगा। हम ऐसा भाषा शुभेंदु का मुंह से लास्ट कब सुना है मेरा याद नहीं। समझिए, मतलब आप कह रहे हैं कि ममता टेंस थी, ममता जो है रिलैक्स है, और अभिषेक बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस में, और बीजेपी के जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, ये ममता जी करने लगे, जो पहले ममता बेगम कर रहे थे। तो इसका मतलब दादा क्या माने कि वाकई 200 टच कर रही है ममता, सरकार बन रही है? देखिए, हम सुबह से जितना सीनियर जर्नलिस्ट है उसके साथ बात किया, फिर मेरा बात ममता कैंप का जो हर सीट का नजर रख रहा है और सरकारी लोग है उसके साथ बात किया, फिर भाजपा का जो इनसाइडर माने भाजपा का भी कोई प्रभारी एक दो है जो पूरा खबर रख रहा है, उसका साथ बात किया। तीनों एक ही रिपोर्ट आया, ये ममता बनर्जी कुछ सीट हार रही है, लेकिन ऐसा नहीं है जो ममता आउट ऑफ पावर हो जाएगी। तीनों जगह से यही खबर मेरा आया है। मेरा अपना आकलन तो मैं बोल रहा था कि 170 से 180 तक जा सकती है, लेकिन इनका कहना है हो सकता है इससे आगे भी बढ़ सकता है। बहुत बहुत खराब होगा ममता बनर्जी को,
तब 168 का नीचे नहीं आ रहा है, बीजेपी थोड़ा आगे बढ़ सकता है, लेकिन हर आदमी ममता बनर्जी को 148 से कम 12-15 सीट आगे ही दे रहा है। चलिए, बड़ी बात भाई कि कोई भी आदमी कलकत्ते में ये मानने को तैयार नहीं है कि दीदी हार रही हैं। दीदी कह रही हैं कि 200 के ऊपर हैं। भतीजा बोल रहा है कि 10 जन्म लग जाएंगे गुजरात गैंग को, यानी मोदी शाह को जीतने में यहाँ पर। और पुलिस डिपार्टमेंट भी कह रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट जिसको थाने थाने की खबर होती है, सीट सीट की खबर होती है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि ममता बनर्जी लौट रही है। इसलिए बहुत से पुलिस वाले जो अमित शाह के गोद की तरफ बैठे हुए थे या जा रहे थे, वो वापस ममता की तरफ आ गए। भाई दादा ने कहा, दादा ने जो भी बताया वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की इन्होंने बात रखी, पुलिस की बात रखी कि पुलिस कह रही है कि भाई 200 सीटें आ रही हैं और ममता बनर्जी भी वही बोल रही है, यानी सरकार बहुत आसानी से बन रही। लेकिन भाई पीयूष गोयल हो या फिर अमित शाह हो या फिर और बीजेपी के सीनियर लीडर हो, इनका ये कहना है कि सरकार बीजेपी की ही इस बार बनेगी। आपको लगता है कि भाई जिसके हाथ में सारा सिस्टम है, जिसके हाथ में मशीनें हैं, जिसके हाथ में चुनाव आयोग है, न्यायपालिका है, पैसा है, इनकम टैक्स है, ईडी है, पैरामिलिट्री है, घर घर में घुस के जो है पैरामिलिट्री ने टीएमसी के कार्डर्स को टाइट किया है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी मैदान छोड़ देगी जब गिनती शुरू होगी, या कुछ खेल हो सकता है? खेल हो सकता है कुछ देखिए, संस्थाएं बीजेपी तो की तरफ भारतीय से? जनता पार्टी के हाथ में है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या वाकई बंगाली मानुस, बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है, जो पहले ही 70 नंबर के सवाल को सोल्व करके चाहती है कि फर्स्ट डिवीजन ले आए? 30 नंबर का सवाल तो एग्जाम में वो छोड़ रही है। 30% वोटों पर तो उसकी कोई दावेदारी ही नहीं है। और 70% के भीतर भी आप देखें तो बंगाली, नॉन बंगाली, भाषा का विवाद, क्षेत्र का मामला, ये सारी चीजें एक साथ जब क्लब होती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 35-40% से ऊपर वोटों तक पहुंचना, ये तब कोई चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं जानता। लोकतंत्र में चमत्कार होते रहते हैं, नहीं चमत्कार तो हम आप सब लोगों ने बीजेपी की देखा है। सरकार मतलब नहीं बन रही है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश हो सकती है अगर कुछ गेम हो गया? देखिए, जनादेश आएगा तो बीजेपी की सरकार बनने की गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन अब कहीं कोई ज्ञानादेश आ जाए, कल भी मैंने कहा था कि ईवीएम अभी प्रेग्नेंट है और नॉर्मल डिलीवरी होती है तो तय मानिए टीएमसी जीतेगी। लेकिन अगर कोई सिजेरियन ऑपरेशन होता है, यानी कि उसके पहले ईवीएम की टेम्परिंग होती है, चीड़ फाड़ होती है ईवीएम में, तो तय मानिए कि वहां पर जनादेश के साथ खेल हो सकता है। क्योंकि आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं दीपक जी कि जिस राज्य की डेमोग्राफी ही भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ले। अब कल को कोई मुझे आकर के कहे, एक बार शाहनवाज हुसैन किशनगंज में जीत गए थे, छोटा उदाहरण आपको देता हूं, एनसीपी की वजह से दो जगह मुसलमानों के वोट बट गए थे। लेकिन स्ट्रेट फाइट में कोई कहे कि बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट जहां 70% मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है, वो जनादेश मैं क्या कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि वाकई ये जेन्युइन पोल हुआ है। चलिए, मैं समझ गया। अभिषेक बाबू इशारा कर रहे हैं कि भाई अगर कोई गेम हो रहा है तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है, वरना गेम नहीं है। वोटों की सही गिनती हो रही है, एक एक वोट सही जगह गिना जा रहा है और सही जगह डाला जा रहा है, बटन जहां दब रहा है वहीं पर वोट जा रहा है। तो फिर ममता बनर्जी को कोई ताकत हरा नहीं सकती, ये अभिषेक बताना चाह रहे हैं। दादा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन आप क्योंकि इतने बेखौफ आदमी हैं, बोलते सब कुछ हैं, आप डरते किसी से नहीं, ये तो बात माननी पड़ेगी। मुझे बताइए, आप बीच बीच में कहते हैं कि ममता जीतेगा या बोलते, और फिर तीसरा सेंटेंस आप बोलते हैं कि भाई ये मोदी शाह कुछ भी कर सकते हैं, मोदी शाह कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मतलब एक तरफ कहते हैं कि ममता बनर्जी जीतेगी और फिर बीच बीच में आपको जो है मोदी शाह पर एतबार नहीं होता, ये क्या है? देखिए क्या आपको कल अभी भी डर है कि कुछ खेल हो जाएगा? आपको अभी नहीं भी डर है कि कुछ ना, ईवीएम मशीनों का का खेल क्या हो खेल हो, जाएगा? ईवीएम का क्या खेल होगा नहीं होगा नहीं, उसमें आप हम कहते ये क्यों कहते हैं कि भाई मोदी शाह का ना भरोसा ना नहीं ना कि कब क्या कर? हाँ, हम बताते हैं। ईवीएम में देखिए अभी तो ममता, अभी क्या है, हम कल से एक बात फैल गया है, जे नरेंद्र मोदी आ रहा है कलकत्ता शपथ ग्रहण समारोह। तो क्यों फैल गया? तो बीजेपी का लोग भी बोल रहे हैं,
भाजपा जो पत्रकार है वो भी बोल रहा है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, मतलब बीजेपी आ ही रहा है तो इसीलिए शपथ ग्रहण है। इतना तक बीजेपी का यहाँ स्टेट पिटिशन बोल रहा है जो हम लोग ब्रिगेड मैदान पे करेगा शपथ, उसके लिए अभी आ रहा है उसका जो एसपीजी है कमांडो 2 दिन में। तो मैं बड़ा चिंतित हो गया, ये क्या है भाई, जो दिखाई दे रहा है और जो बोल रहा है तो कुछ तालमेल हो नहीं रहा है। कई पत्रकार मेरे को फोन भी किया, तो हम भी खोजते खोजते बहुत रात तक फोन करते रहा। बाद में पता चला एक अफवाह फैल दिया इस तरीका से, जैसे काउंटिंग टेबल तक, काउंटिंग का दिन काल जो काउंटिंग होगा, काउंटिंग टेबल तक और गिनती नहीं खत्म होने तक सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस बल हो, उसको लगेगा बीजेपी सरकार पे आ रहा है, इसीलिए ना एसपी जा रहा है। मतलब तब भी वही लोग चपलूसी करते रहेगा बीजेपी की तरह। और देखिए ऑब्जर्वर के लेके इतना हंगामा हुआ, जो काउंटिंग टेबल का ऑब्जर्वर, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा टीएमसी को, क्योंकि इस बार करीबन 40-50 सीट बहुत कम मार्जिन पे फंसे हैं। तो काउंटिंग टेबल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसमें ऑब्जर्वर जो है वो बैलेट को कौन तरफ लेके जाएगा, किसका साथ 5 बैलेट जोड़ देगा, 5 बैलेट माइनस करेगा, इसी के ऊपर बहुत कुछ खेल बिगाड़ सकता है। इसके लिए बीजेपी वाले ऐसा प्रचार काल से शुरू किया, जो हम लोग का तो सरकार बन ही गया और अभी से मोदी जी को आना है शपथ ग्रहण समारोह। ये साइकोलॉजिकल वर्क है। शपथ ग्रहण समारोह जब होगा, 4 मई को कल नतीजे हैं, शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं, यानी बीजेपी की सरकार बन रही। इस तरह का प्रचार गली गली बीजेपी कर रही है, पता नहीं क्या होता है। दादा कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी का हिस्सा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मोदी एक मोदी जी खुद बोल के गए, तो मैंने पूछा बीजेपी वाले जो क्यों ऐसा, बोले मोदी जी तो बोल दिया था ना हम आएगा, इसीलिए हम लोग तैयारी में मोदी जी तो 400 भी बोल देते हैं, 400 भी बोल देते हैं। अभिषेक, मैं एक फाइनल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय, फिर एक लास्ट कमेंट दादा से लूंगा। मान लीजिए भाई, अभी हमारे पास तो नतीजे नहीं, नतीजे तो कल ही आएंगे। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव वाकई हार जाते हैं बंगाल, तो क्या आपको लगता है मोदी के लिए फिर मुसीबत है और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी एक बार फिर से जुड़ने की? देखिए, विपक्ष जुड़ा हुआ है ये तभी पता चल गया जब 17 अप्रैल को वो डिलिमिटेशन वाले मुद्दे पर लोकसभा में वोटिंग हुई और विधेयक गिर गया। ठीक, विपक्ष एक चलिए मान लिया। 8 सांसद टीएमसी के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, तब भी ये नंबर पहुंचा था 230 का, जबकि जनता ने 234 सीटें ही दी थी। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल से जो बीजेपी के लोग जीतकर 1 दर्जन लोग गए हैं, 12 लोग, उनमें कितने बीजेपी के पास बचेंगे? अब सवाल ये उठता है कि सत्ता गंवा चुके एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे? और उसके आगे जो सवाल उठेगा कि चंद्रबाबू नायडू क्या इसी नतीजे का 4 मई का तो इंतजार नहीं कर रहे थे? चुनौतियां मोदी के लिए बढ़नी है अगर टीएमसी वापसी करती है तब, और टीएमसी वापसी नहीं करती है तो फिर 2029 में विपक्ष के लिए लड़ने के लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और रही बात जो शपथ ग्रहण के लिए मोदी जी के आने की बात है, मैंने तो सुना था कि मोहन भागवत भी जा रहे हैं, और कोई बता रहा था कि शायद अपने साथ नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को लेके भी जा रहे हैं। अभिषेक कुमार का कहना है कि मोदी अगर हार जाते हैं तो फिर मोदी के लिए बहुत तकलीफें हैं, और 4 मई के नतीजे जो है वो देश की राजनीति को रीडिफाइन करने जा रहे हैं, फिर से परिभाषित करेंगे। जहां मोदी अगर हारे तो उनके लिए मुसीबतों की राह फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष में और भी कई लोग, नायडू बाबू भी हैं जो भले इस वक्त मोदी के साथ हों, वो भी जो है कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे। नीतीश की पारी समाप्त हो चुकी है, एकनाथ शिंदे असमंजस में से बहुत सा कुछ हो सकता है। यानी कुल मिलाकर मोदी के लिए इट विल बी डिजास्टर अगर वो बंगाल उनके हाथ से निकलता है। दादा, आखिरी सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा छोटा सा जवाब दीजिए। क्या ममता बनर्जी 100% जीत रही है या मिस्टर नरेंद्र मोदी की गुंजाइश है 20%, 25% जीतने की? मेरा तो लग रहा है ममता बनर्जी जीत रही है। नहीं, मैंने कहा 100% जीत रही हैं या 20% मोदी भी जीत सकते हैं?
90% देता हूँ ममता बनर्जी, 10% चलिए मोदी जी को देता हूँ। जी अभिषेक जी आप बताएं। मैं दादा से पूरी तरह सहमत हूँ। 10% चमत्कार को देना ही चाहिए। चलिए 10% चमत्कार को देना चाहिए, 10% सिस्टम को देना चाहिए। जो सिस्टम ये चुनाव करा रहा है, पर्दे के पीछे जो सिस्टम खेल कर रहा है, 10% उस सिस्टम को देना चाहिए। 10% मोदी को और 90% ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी की जीतने के चांसेस 90% लग रहे, 10% मोदी के लग रहे। और वैसे भी अगर हम देखें, हरियाणा जीता मिस्टर मोदी ने, स्थितियां ठीक नहीं थी। महाराष्ट्र बीजेपी के पक्ष में नहीं था, महाराष्ट्र जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया और बंगाल की बारी। तो इसलिए दादा कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि मोदी कोई रातों रात कोई गेम कर दे तो शायद बीजेपी की सरकार बन जाए। वैसे ममता को ही जीतना चाहिए। दादा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। अभिषेक भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।